सम्मेलन समापन सत्र मंचासीन आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर भगवान जी सीवीओ साहब, संगठन के समस्त आला पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सभागार में विराजमान क्रांति के जनक, भ्रांति के भंजक शिक्षक बंधुओं, मैं जैसा कि बताया जा रहा है कि इस समय विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है, लेकिन चूंकि हम राज्य के लोक सेवक हैं तो हमारे ऊपर सेवा और आचरण नियम की आचार संहिता हमेशा ही प्रभावी रहती है जब तक हम सर्विस कार्यकाल में होते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, मैं एक छोटी सी लघु कथा से आपको बात शुरू करना चाहूँगा। आदरणीय प्रोफेसर साहब बैठे हैं और इधर हम स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। जब पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महामहिम राष्ट्रपति बने और जब उनकी शपथ ग्रहण समारोह का अवसर आया तो राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने से उनसे पूछा गया कि आप इस शुभ अवसर पर किसे आमंत्रित करना चाहेंगे, अपने दोस्त, नाते रिश्तेदार, सगा सहोदर। तो आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि उन्होंने कहा, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, अच्छी हायर एजुकेशन किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि मैं रामेश्वरम टापू के जिस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, मुझे प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाले गुरुजी उन्होंने से नाम से बुलाया, उनको आमंत्रित किया जाए। तो बिल्कुल दिल्ली से वहाँ गुरुजी को बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया और सहज सम्मान शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया गया। ये होती है हमारी एक शिक्षक का इल्म। तो इस इल्म को पहचानने के लिए हमारे सालों साल ये सम्मेलन होते हैं। हम अपने आप को सरकारी कारिंदे नहीं समझें, अपने आप को कर्मचारी नहीं समझें, हम अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखें कि समाज में अन्य अधिकारी और कर्मचारियों से शिक्षक का जो पेशा होता है उसको हम हमेशा भिन्नता बनाए रखें। शिक्षक हमेशा प्रगतिशील होता है और जब वो यदि प्रगतिशील विचारधारा को लेकर चलता है तो सोने में सुहागा आ जाता है। तो इस बात को लेकर के हम अपने जीवन में यदि जीते हैं तो बहुत ही हमारे जीवन में भी बरकत आती है और समाज में भी हमारी एक नई पैठ बनती है। साथियों, हमारे शिक्षार्थी जगह से जुड़े हुए बहुत सारी बातों पर चिंतन मंथन हुआ, बहुत सारे प्रस्ताव आए। ये सभी प्रस्ताव हम देखते हैं, ये पूनम चंद जी वहाँ जाते हैं, लंबी संगठनों की वहाँ मीटिंग आउट की जाती है और शिक्षा सचिव और डायरेक्टर साहब इतनी लंबी के बीच में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके उनके विचार सुनते हैं। करीबन उनकी मोस्ट बातें होती है वो रिपीट ही होती है। अभी विजन 2030 आया तो सभी शिक्षकों ने ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा जगत से जुड़े हुए आप सभी ने सुझाव दिए होंगे और सब में ऑफलाइन मीटिंग हुई थी हमारे विभाग की पाली में, हम सभी गए थे। तो उसमें सभी से यही राय आ रही थी कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है कि एक बालक जिसके लिए सारा ताना बाना बुना गया है उसके लिए शिक्षक हर समय किस तरह से उपलब्ध रहे। एक शिक्षक को क्लास छोड़ने के लिए क्या नौबत आ रही है उसको किस तरह से कमतर किया जाए। ऐसे खूब सारे गैर शैक्षणिक कार्य जो बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं उनको कमतर कैसे किया जा सके, ये सभी की चिंता में शामिल था और ये विजन 2030 में भी आया है। तो ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए संगठन के आपके प्रस्ताव में कि एक शिक्षक का ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में ठहराव हो, क्योंकि जब ये चीज़ें होगी तो बिल्कुल सुखद परिणाम आएगा। और दूसरा जो कि पद रिक्तता की समस्या है, एक बालक माना कि कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, वो ये इंतजार नहीं कर सकता कि मुझे गणित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक इस विद्यालय में अगले साल आएगा। तब तक उसका जो एक स्वर्णिम काल है पढ़ाई लिखाई का वो तब तक जा चुका होता है। इसलिए ये भी हमारे इस संगठन के माध्यम से संगठन क्योंकि दबाव समूह काम करता है, हम विभाग को अपने हिसाब से राय नॉर्मल डेज में नहीं दे सकते, लेकिन सांगठनिक स्तर से जब ये बात शामिल होती है तो बिल्कुल असर करता है। तो किस तरह से अन्य कई विभागों में ऐसी व्यवस्था है कि जब भी पद रिक्त हुआ ये निजी विद्यालय का यही तो फंडा चलता है, बाकी हम लाखों लाख की भीड़ से चयनित होकर के आकर के भी उतना परिणाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अर्जेंट टेम्पोरेरी बेसिस आधार पर जब हमारी भर्ती होने लगेगी, जब भी थोड़ा सा पद रिक्त हुआ एसडीएमसी ने अपने इलाके के योग्य किसी भी आसार्थी का ऐसे आधार पर चयन कर लिया ताकि बालक को उस विषय की पढ़ाई लिखाई करने में किसी तरह की असहूलियत नहीं रहे। दूसरा, हम ये देख रहे हैं
कि हमारे कक्षों में टीचिंग तो हो रहा है लेकिन लर्निंग नहीं हो रहा है। इस वजह से टीचिंग और लर्निंग का जो गैप है, कक्षा 6ठी और 7वीं में हमेशा आने वाला बालक भी साधारण संख्या का ज्ञान नहीं रखता, उसको साधारण अपनी हिंदी भाषा का कोई भी पठन पाठन नहीं आता है। तो इस चीज़ का जो है, इस चीज़ को भी हमें नोटिस करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से अभिभावक का किसी भी तरह का हम उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यदि वो हमसे पूछें कि मेरा लड़का है कक्षा 7 में पढ़ रहा है और उसे हिंदी विषय का पठन पाठन नहीं आता है, तो ज़रूर हमारे लिए निरुत्तर होना पड़ता है। तो इस बात को हम लर्निंग की ओर बढ़ें और हमारे विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल अब चूँकि एलिमेंट्री सेटअप में L1 और L2 और यहाँ तक सेकेंडरी में भी सारे पद करीब करीब भर गए। और इस आचार संहिता के दौरान भी आपने नोटिस किया होगा, हमारे विभाग ने सेकंड ग्रेड और लेक्चर्स की जो भर्ती है पाइपलाइन में, वो भी इस आचार संहिता के दौरान ही वो टीचर हमारे बीच में पहुंच जाएं, इसके लिए भी विभाग प्रयासरत हैं। तो आने वाले समय में पिछले 3 वर्षों से डीपीसी वगैरह नहीं हुई और विभिन्न प्रशासनिक कारणों से भर्तियां नहीं होने से हमारा सरकारी विद्यालयों का नामांकन घटा है। आपने पढ़ा होगा शिविरा पत्रिका में, हमारे राजकीय विद्यालयों का इस साल 10% नामांकन घटा है, सारे जिलों का घटा है। हमारे जालोर जिले का भी 10% घटा है, सबसे कम बांसवाड़ा जिले का 3% घटा है, दौसा जिले का 11% घटा है। तो इसके बीच का भी पीछे का यही बड़ा कारण है कि एक बालक के लिए शिक्षक की अवेलेबिलिटी, फर्स्ट अवेलेबिलिटी देन एबिलिटी, एबिलिटी से पहले अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी को समय की नजाकत के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।